Consistency is the key to achieving success, and this champion has proven it all. With his constant efforts, he has come out and performed exceptionally well in NEET 2023. So let's welcome Swayam to the stage with a huge round of applause. So Swayam, we learn that your father is an engineer, and you also liked, maths, or you wanted to be an engineer. So how come engineer से doctor का switch? एक्चुअली 10th के एंड पे मुझे मेरे पापा ने बोला कि मेडिकल लाइन में जाना है। एक्चुअली हमारे घर में फैमिली में मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत सारे इंजीनियर्स ऑलरेडी हैं और किसी ने मेडिकल लाइन परस्यू ही नहीं किया, तो मुझे लगा कि नहीं, मेडिकल लाइन में आई कुड सर्व डायरेक्टली पीपल, सो इसीलिए लगा कि नहीं, मेडिकल लाइन जाना है, और 11th में मैंने मेडिकल चूज़ किया। कभी भी किसी ऐसे पॉइंट पर आपको लगा कि मतलब आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या फिर कहीं ऐसी चीजें जहां आप अटक रहे हैं, तो उस टाइम पर जितने भी आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने आपकी कैसे हेल्प करी? हाँ, मैं किसी भी टाइम पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता था तो मैं अपने वो फिजिक्स के सर और केमिस्ट्री के सर, तो वो मेंटर्स थे, वो उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता था, वो मतलब टाइम दे पाते थे मुझे, और उनसे जाके बात करता था कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ये नहीं हो पा रहा मुझसे, तो वो फिर सॉर्ट आउट करते थे कि ऐसे करो, ये इसके लिए भी टाइम दो, इतना घंटे सो, ये सब, वो पूरा एकेडमिक नॉन एकेडमिक सारे प्रॉब्लम्स मेरे वो मतलब मुझे फेस करने में हेल्प करते थे। वी नो दैट कि जो आपका तरीका था एग्जाम अटेम्प्ट करने का या पढ़ाई करने का, है ना, इट हैज चेंज्ड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम टू फाइंड आउट व्हाट हैज वर्कड फॉर यू। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि व्हाट वर्क्स फॉर देम, जो कोई कर रहे हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो हाउ डिड यू मैनेज ऑन दैट कि अच्छा मुझे ये मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, मे बी दिस विल वर्क, तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम क्या क्या चेंजेस आए हैं? तो सबसे पहले जब मैं अपना स्टडी शुरू किया था, तब एक टाइम टेबल बनाया था कि एक वीकली टाइम टेबल कि इस दिन ये इतना टाइम देना है इसको, ये फिर वो 1-2 वीक चला, फिर वो मतलब इधर उधर हो गया, ये 2 घंटे इधर जा रहे, कहीं जा रहे बाहर, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया, फिर टाइम टेबल फाड़ दिया, एक और बनाया, फिर वो फाड़ दिया, ऐसे कुछ 5-10 बार टाइम टेबल बनाया, फिर फाड़ा, फिर सोचा कि नहीं, ये टाइम टेबल वाला चीज़ मुझसे तो नहीं हो रहा है, वो एक एक्सपेरिमेंट किया था। फिर कुछ नीट एग्जाम को 6 मंथ है, मुझे मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना डेली गोल्स ट्राई किए जाए, कि रात को मतलब सोने से पहले एक आकाश का एक छोटा सा आता है डेली प्लानर, मतलब ईयरली प्लानर आता है, उसमें हर दिन का होता है, तो उसी में मैं लिख देता था कि कल के गोल्स ये है, इस चैप्टर का ये इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसका ये करना है, तो वो पूरा एक बार लिख के फिर मैं सो जाता था। वो हो जाने के हो गया जब, तो सुबह जब उठता था तो मुझे पता था कि हाँ, ये सब करना है, और वो कुछ 3-4 मंथ्स के लिए अच्छे से पूरा काम हो गया। तो फाइनल स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्जाम क्या थी आपकी, कि कितना टाइम आप फर्स्ट वो कर लेंगे, फिर रिवीजन को कितना टाइम देंगे, किस सब्जेक्ट को क्या पर्टिकुलर टाइम देंगे? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्जाम? पेपर अटेम्प्टिंग के तो मैं हमेशा पहले हमेशा बायोलॉजी करता था, मतलब पूरा बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस कर दिए, दैट टुक अराउंड 40 मिनट्स फॉर मी, 20 बॉटनी 20 जूलॉजी, इतना टाइम लगा, 40 मिनट्स में हो जाता बायोलॉजी। फिर केमिस्ट्री, वो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्गर पार्ट था, 20 to 30 मिनट्स लगते थे। तो फिजिक्स भी मुझे अच्छा लगता था, मतलब इन जनरल फिजिक्स इज अ हॉरर सब्जेक्ट फॉर नीट एस्पिरेंट्स, इट वाज नॉट फॉर मी, क्योंकि मैंने बहुत पहले से ही फिजिक्स को ध्यान दे के अच्छे से पढ़ा हुआ था, और मैथ्स जो लिया था थोड़ा तो हेल्प होता था फिजिक्स में, इसलिए मतलब फिजिक्स मेरा जस्ट 40 to 50 मिनट्स में हो जाता था। तो कंप्लीट 2 आवर या फिर 2 आवर 10 मिनट्स तक पेपर पूरा ख़त्म हो जाता था। फिर जब OMR फिल करना होता है, तो मैं एक क्वेश्चन फिर से चेक करता था कि हाँ, कैलकुलेशंस ठीक किए। पहले बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस बबल कर दिए, फिर केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स किया, जो लास्ट में जो 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 10 करना होता है, जो 5 छोड़ने होते हैं, तो वो बहुत केयरफुली करना होता है। तो वो मैं पहले एक्चुअली वो 10 क्वेश्चन विद अटमोस्ट केयर में करता था। उसके बाद ये मैं जब भी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन है और OMR में यही है, फिर बबल करता था।
क्योंकि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जब 11th और 12th में बबलिंग मिस्टेक्स बहुत करता था मैं, मतलब कुछ यहाँ 2 ऑप्शन या वहाँ पे 3 लगा दिया, वो बड़ा दुख होता था। मतलब तुम्हें पता नहीं है, गलत हो गया, इट्स ओके, यू डिडंट नो दैट, बट तुम्हें पता था, तुमने सॉल्व किया, तुमने पूरा अपना सब दिया, फिर भी गलत हो गया, तो वो बहुत खराब लगता था। इसलिए मैंने वो थोड़ा बबलिंग को मैं पूरा 1 आवर देता था, मतलब बहुत टाइम लेके अच्छे से, मतलब काम माइंड के साथ बबलिंग करना है, इसलिए वो लास्ट एग्जाम में वही हेल्प हुआ। अमेजिंग। तो ऐसे ही कई सपने हमारे जो फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स हैं ये देख रहे हैं, एंड दे हैव अ फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क, सो लेट्स ओपन द फ्लोर टू देम एंड लेट देम क्लियर देयर डाउट्स। या प्लीज। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एनटीए के हिसाब से जो नीट में पिछले 2 साल से आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है कि उस क्वेश्चन कैसे क्रैक किया जाए? हम लोग उसमें लैग कर रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, मतलब खुद मैंने एक नोटबुक बनाया था जिसमें मैंने खुद ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बनाए थे। मतलब स्पेशली बायोलॉजी में मैंने बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ ली, एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर उसके मतलब लाइंस में से कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं, उन लाइंस को मैंने लिख दिया और एक जो कीवर्ड है वो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया। तो अब फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया तो मतलब तुम्हें क्वेश्चन आंसर आना ही चाहिए, ऑप्शन नहीं दिया, मतलब बिना ऑप्शन के तुम्हें आंसर आना चाहिए। और स्टेटमेंट बेस्ड के लिए ट्रू फॉल्स बहुत अच्छा चीज होता है। मैंने ट्रू फॉल्स मतलब कुछ क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट पढ़ा, उसको कुछ अपने हिसाब से मतलब फॉल्स करके वो लिख दिया, फिर ट्रू फॉल्स, मतलब फिर जब 2 दिन बाद वो फिर मतलब वही कॉपी देखनी है, तो उसमें अपने दिमाग में लाना है कि मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व करना है कि ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू है कि फॉल्स। अब तुम्हें उसको मतलब आंसर करना और फिर चेक करना है। तो इससे क्या होगा कि जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आता है, 1 इज करेक्ट 2 इज इनकरेक्ट, उसमें तुम्हें आना ही चाहिए पूरा कि हाँ ये सही है, ये पूरा गलत है। तो उसके लिए ट्रू फॉल्स एक बहुत अच्छा मैं खुद बनाता था, तुम भी ट्राई कर सकते हो। बाकी जब लास्ट आता है 2 मंथ्स होता है नीट के, तब एक आकाश का नो ईयर एनसीईआरटी बुक आता है, उसमें बहुत सारे ट्रू फॉल्स और एनसीईआरटी लाइनर्स होते हैं और असर्शन रीजन तो बहुत सारे होते हैं उसमें। तो वो बुक को जुडिशियसली मैंने कंप्लीटली किया था, वो पूरा मतलब एक एक क्वेश्चन उसका मैंने सॉल्व किया था, और जो भी डाउट्स होते थे लास्ट टाइम पे मैं सर के साथ जाके वो क्लियर कर देता था। वो बहुत हेल्प हुआ असर्शन रीजन में और स्टेटमेंट बेस्ड में। थैंक यू। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है, एंड कौन से टॉपिक्स आपको ऐसे थे कि ये तो मुझे ऑन द टिप्स आते हैं? केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री बहुत पसंद था मुझे। रीजन वाज दैट मेरे टीचर मेरे मतलब ही वाज लाइक माय ब्रदर, मींस ही ट्रीटेड मी एज अ स्मॉल ब्रदर। वो हर एक टॉपिक को इतना कंसाइज और क्लियर वे में समझाते थे, मतलब कोई भी फालतू चीज़ें नहीं पढ़ानी, जितना नीट के सिलेबस में आना है उतना पढ़ाएंगे, और तुम्हें वो सबको पसंद है, इसलिए केमिस्ट्री मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। जैसे कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग मेरा ऑर्गेनिक वाला पार्ट था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं कि एज सच मुझे बुक पढ़नी पड़ रही है, हाँ भाई आता है, ये तो कर लूँगा, ये हो जाएगा। और ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन ऐसा नीट में प्रॉब्लम हुआ भी नहीं मुझे, तो मैंने लास्ट में उतना ऑर्गेनिक रिवाइज नहीं कर पाया हूँ, बट उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं आई वॉज दैट कॉन्फिडेंट। कंग्रेचुलेशंस भैया मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम PCMB ऑप्ट करते हैं तो हम PCB के साथ हम मैथ्स को कितना टाइम दें और हम उसके साथ कैसे मैनेज करें? मैथ्स को एज ए मीन्स मैं तो एक लीजर सब्जेक्ट मानता था, क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत पसंद था, पहले से ही क्लास 10 से ही मुझे मैथ्स का इंटरेस्ट मतलब पहले से ही था। तो मैथ्स में एक्चुअली स्कूल में जितना पढ़ा होता था उतना मैं आके घर में सुबह उठ के 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे में मैथ्स के कुछ 20 क्वेश्चंस हर दिन कंसिस्टेंटली, हर दिन तुम्हें मैथ्स को देना पड़ेगा टाइम। तो वैसे कर करके मेरा मैथ्स के सारे बस एनसीईआरटी और कुछ नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी बुक उतना सफिशिएंट होता है। मेरे मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स आ गए, 78 आए थे मतलब 80 से। सो यू कैन स्कोर, जस्ट एनसीईआरटी इज एनफ मैथ्स के लिए। मैथ्स बस वही मैं जैसे एक सेपरेट कॉपी रखो उसके लिए, एक वर्क बुक मतलब वो एक एक्सरसाइज बुक होता है, उसमें सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर लो, जो नहीं हो रहा है वो अपने जो स्कूल के मैथ्स टीचर है उनसे क्लियर करवा लो। आई एम श्योर कि आपकी जर्नी के ड्यूरिंग बहुत सारे लोग हैं जिनको आप क्रेडिट देते होंगे, एंड उनमें से आपके पेरेंट्स भी एक होंगे, एंड वी हैव योर मदर हियर विद अस। वी वुड लाइक टू इनवाइट हर ऑन टू द स्टेज एंड उनसे जानेंगे आपके बारे में कुछ और। या प्लीज।
सबसे पहले तो मैम मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्वयं ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। थैंक यू सो मच। पर ये अभी की बात है ना, हम थोड़ा सा पहले जानना चाहते हैं कि स्वयं हमेशा से इतने डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड रहे हैं, या इट वाज जस्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ नीट? नो मैम, वो तो बचपन से ही बहुत डिसिप्लिन था। मतलब जब वो एलकेजी में था ना, तो थोड़ा सा काम मुझे रहता था, मेरी सासू माँ मेरे साथ रहती थी, तो मैं उसको स्कूल, और उसके पापा दूसरे जगह पर सर्विस करते थे, तो उसको जब मैं स्कूल से लेकर आती थी, फिर उसको खाना खिला देती थी, और वो अपने आप ही उसका होमवर्क कर लेता था, मतलब एलकेजी से। फिर डे बाय डे वो जैसे बड़ा हुआ, फिर 6-7 ऑनवर्ड्स उसको मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसका हो गया वो अपने आप पूरा का पूरा। फिर 8 ऑनवर्ड्स तो हम बिल्कुल नहीं उसको देख पाए, क्योंकि छोटी बिटिया भी आ गई थी, तो उसका मतलब पढ़ाई में बहुत ही वो इंटरेस्ट था। मतलब उसको इंग्लिश थोड़ा उसका डाउट रहता था, उसको वो इंग्लिश में पूरा पढ़ा लेती थी। बाकी सब्जेक्ट में वो बहुत, मतलब खुद बहुत पढ़ता था। उसको बोलने नहीं पड़ता था कि बेटा पढ़ो, पढ़ाई करो, या तुम जाकर होमवर्क खत्म करो, ये सब नहीं करना पड़ता था। वो अपने आप ही बैठकर पढ़ाई कर लेता था। पर जब भी मतलब जैसे कि आपने बताया कि हमेशा से सेल्फ स्टडी करते रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी अभी जब ये नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो कभी अच्छे मार्क्स आए होंगे, जैसे कि 11th में इन्होंने बोला कि कंसिस्टेंट थे तो अच्छे नंबर थे, 12th में कहीं ना कहीं थोड़ा इधर उधर हुआ, तो उस टाइम पर आपने किस तरह से इन्हें मोटिवेट किया? अरे बेटा, जो हुआ हुआ, इस बार नहीं आया तो अगली बार आ जाएंगे, इतने। इसका तो शायद 666 आया था, जो AITS वो होता था, सबसे लोएस्ट होता। फिर भी हम कुछ नहीं होगा, तू कर लेगा, कुछ इतना चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। तो मैम, अपनी इस जर्नी में आपने कई चीजें सीखी होंगी, है ना, एज अ नीट एस्पिरेंट का पेरेंट। तो जितने भी अभी एस्पिरेंट्स हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, आपकी उनके पेरेंट्स को क्या टिप्स रहेंगी? इतना ज्यादा उम्मीद, मतलब ज्यादा स्ट्रेस मत देना। बस बेटा पढ़ाई कर रहा है, उसको वो अभी वो लोग ग्रोन अप हो गए हैं, उनको मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। उसको ज्यादा स्ट्रेस देंगे तो वो थोड़ा फेड अप भी हो जाता है, इसलिए उसको उनके लाइन पर छोड़ दो। बस वो सो रहा है, हाँ सो रहा है, कामली उसको उठाओ। मतलब इतना बेटा उठो उठो उठो, चलो पढ़ाई करो, ऐसे नहीं। बस बेटा सो रहा है, थोड़ा ठीक है, सो रहा है तो और 5-10 मिनट में उठ जाना, फिर तुम्हारी पढ़ाई भी ऐसे है। और आप मतलब अपने जर्नी के ड्यूरिंग जो आपने चीजें सीखी हैं, जो आपने कहीं ना कहीं गलतियां करी है, तो जितने भी फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? ध्यान अपने सेहत का बहुत ज़्यादा रखना है कि बी हेल्दी, क्योंकि अगर बीमार पड़ गए तो 3-4 दिन वैसे ही जाएंगे। तो ओवर स्ट्रेस नहीं करना अपने आप को, मतलब जितना बॉडी और माइंड परमिट कर रहा है उतना ही अपने आप को स्ट्रेस दो। हाँ, तुम धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ा सकते हो, बट एक मतलब क्रिटिकल लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड जाओगे तो बॉडी भी मतलब रिजेक्ट करेगा, माइंड रिजेक्ट करेगा कि हो गया, बस बहुत हो गया, आज के लिए बहुत हो गया, सो जाए भाई। तो वो ओवर स्ट्रेस नहीं करना है अपने आप को। और कभी मतलब एक सलाह दूंगा कि एक्सपेरिमेंट करते रहो, अपने खुद पे एक्सपेरिमेंट करते रहो कि कौन सा मतलब कौन सा स्ट्रेटेजी और प्लान तुम्हारे लिए सही लग रहा है। किसी दूसरे को फॉलो मत करो कि वो ये कर रहा है, दूसरे बच्चे ये कर रहे हैं तो उसका मार्क ज्यादा आ रहा है। वो अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहा है, तुम अपना स्ट्रेटेजी फॉलो करो। नहीं, एक बात बोलूंगा मैं, जी बिल्कुल। यही बात उसके पापा हमेशा बोलते थे, जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी उसी को फॉलो करो। वो क्या कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो मत देखो, बस तुम्हारी जो स्ट्रेटेजी है। जैसे बच्चे हैं वो तो होगा ही, कंपैरिजन तो थोड़ा रहेगा ही ना, वो ज्यादा रख दिया, ये ज्यादा, लेकिन पापा उसके हमेशा समझाते थे, नहीं तुम जो स्ट्रेटेजी फॉलो करे उसी में रहो। तो अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करते रहो एंड बिलीव इन योरसेल्फ, and then you can be the champion just like Swayam did. I would like to congratulate you once again, ma'am. Congratulations once again. It has been a great conversation. I wish you all the very best for your future endeavors. Thank you so much. Thank you.